जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके यूथ के क्लास में। और हम यूथ से ही पढ़ रहे हैं और व्याख्या सहित। तो 106 नंबर है, देखते हैं। और हमने क्या किया है कि इसको प्रश्न सही से निकलवाया है, क्योंकि यूथ में अच्छे से साफ से पेज आते नहीं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है? राहुल बेल, हमीर रासो, विशल देव रासो या भारतेश्वर बाहुबली? तो ये विशल देव रासो है। विशल देव रासो जो है ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है। और विशल देव रासो जो है ये किसकी है? तो नरपति नाल की है। किसकी है? नरपति नाल की। कब की है? तो 1155 में। और ये कैसी रचना है? तो श्रृंगारिक रचना है। और हिंदी में 12 मासा का पूछे अगर कि हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलती है? तो ये विशल देव रासो। किस में है? तो विशल देव रासो में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पंडिय सल सत्य बखाड़े देहि बुद्ध वसंत न जाड़े, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये विद्यापति, मुंज, पुष्पदंत या सरापा? तो ये सरापा का है। किसका है? सरापा का है। पंडित असल असत्य बखाड़े, ये पंक्ति आदिकालीन कवि एवं हिंदी के प्रथम कवि सरापाद या सरापा का है। और प्रथम कवि माना इनको किसने है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आल्हा रुदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? किस ग्रंथ में है आल्हा रुदल का? जो दो व्यक्ति थे, दो वीर सरदार थे, उनकी वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किस में है? तो खुमान रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो या पृथ्वी रासो? तो किस में है? ये परमाल रासो में है। परमाल रासो में है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आल्हा और उदल दो व्यक्ति थे, सरदार थे, और इनकी वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन इसमें है। और ये किसका है? परमाल रासो किसका है? देखिए हम क्या लगा दिए, विशल देव रासो लगा रहे हैं, थोड़ा सा गलती हो गया। ये परमाल रासो का है, बोल रहे हैं परमाल रासो, लगा रहे हैं विशल देव रासो। ये परमाल रासो किसका है? ये तो जगनिक का है। ये परमाल जाग के ले लेना है ना। तो परमाल किसका है? जगनिक का है। आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इनका अन्य नाम क्या है? आल्हा खंड है। तो ये परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहते हैं। और इसमें वीर छंद का इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। और कितने मात्राओं वाला छंद है ये परमाल रासो? तो 31 मात्राओं वाला। कितने? 31 मात्राओं वाला छंद है। और क्या है इसमें कि जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है। और आल्हा खंड को सर्वप्रथम किसने? तो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने प्रकाशित करवाया था? तो ये चार्ल्स इलियट थे। और ये कहाँ के? फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे। और कब? 1865 में इन्हें प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड कब गाया जाता है? तो ये भी प्रश्न बनता है कि आल्हा खंड कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। आल्हा खंड में वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़े में, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी के पहले कवि किसे माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ, ये पहला कवि किसे मानते हैं? तो विद्यापति, अमीर खुसरो, सरापा या स्वयंभू को? तो ये राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। और पहला कवि किसको माना है? तो शॉर्ट्स बना के डाल दी हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 2-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो राम कुमार वर्मा जो हैं अपने इतिहास ग्रंथ इनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी साहित्य में जो इतिहास इनका है, हिंदी का पहला कवि, ऐसे भी पूछा जाता है ना कि हिंदी का पहला कवि राम कुमार वर्मा ने किसे माना है?
तो शंभू को माना है। सरापा ने हिंदी का पहला कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरापा को माना है ना, सरापा को माना है। और सामान्यतः सरापा ही सर्वमान्य है। अगर ऐसे भी पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन है तो सरापा, और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार पूछे तो ये तो भी सरापा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, DSSB में आया हुआ है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ। तो अगर नाथ साहित्य सिर्फ है तो इसके आरंभकर्ता तो गोरखनाथ ही होंगे, गोरखनाथ हो जाएंगे। और नाथ साहित्य का आरंभकर्ता कौन है? तो गोरखनाथ हैं। जो इनके गुरु का क्या नाम था गोरखनाथ के? तो मच्छेंद्रनाथ था इनके गुरु का नाम, मच्छेंद्रनाथ। और हठ योग की साधना पर आधारित पंथ है ये जो गोरखनाथ हैं, ये हठ योग की साधना पर आधारित पंथ है। और शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्रश्न अगर नाथ देखिए, प्रश्न बहुत फंसाऊ है ये, क्योंकि अगर नाथ साहित्य अगर पूछे कि नाथ साहित्य के आरंभकर्ता किसे माना गया है तो गोरखनाथ। अगर प्रश्न बन जाए नाथ संप्रदाय, यहीं पर अगर बन जाए नाथ, एक मिनट, यहीं पर अगर बन जाए नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, अगर प्रवर्तक पूछे तो मच्छेंद्र हो जाएंगे, तब हो जाएंगे मच्छेंद्रनाथ। प्रश्न ये बड़ा कंफ्यूज करता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता अगर पूछे प्रश्न में तो ये गोरखनाथ हो जाएंगे। अगर संप्रदाय पूछे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक तब आएंगे मच्छेंद्रनाथ माने जाते हैं। और नाथ साहित्य के आरंभकर्ता ये भी DSSB में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को, खुमान रासो को या विशलदेव रासो को? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। और यह कैसी रचना है? तो आदिकालीन रचना है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई पे ही हमने 2-3 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है शॉर्ट्स में, उससे भी एक बार देख लेंगे तो आप लोग का पूरा हो जाएगा। शॉर्ट्स में नहीं है शायद। तो ये खुमान रासो एवं विशलदेव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। खुमान रासो और विशलदेव रासो ये भी आदिकालीन रचनाएं हैं। और ये जो दलपति का है, दलपति विजय का खुमान रासो है और नरपत नाल विशलदेव रासो। दलपति विजय खुमान रासो का है, दलपति विजय, और विशलदेव रासो का कौन से रचयिता हैं? तो विशलदेव रासो के नरपति नाल हैं। नरपति नाल विशलदेव रासो के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इन्होंने दिया है। साहित्य के संबंध में महावीर ने क्या दिया है? महावीर प्रसाद साहित्य के विषय में कथन इनका है कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, और कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला कथन देखते हैं कौन सा है। अगला कथन है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी या अमीर खुसरो? तो ये पंक्ति अमीर खुसरो के द्वारा कही गई है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ये पंक्ति अमीर खुसरो ने कब कही है? तो इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया,
उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी पे इन्होंने कहा था कि गोरी सोए सेज पर मुख पे डारे केस। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। तो राम कुमार वर्मा अगर पूछे कि अवधी भाषा के प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है अवधी, तो राम कुमार वर्मा, ये राम कुमार वर्मा मानते हैं अवधी भाषा का प्रथम कवि। और अगला प्रश्न है, देखते हैं। आदिकाल के कवि ने खड़ी बोली में रचना की है। तो कौन सा कवि है जो आदिकाल का खड़ी बोली में रचना किया है? और नरपति हैं विद्यापति, चंद्रवरदाय, अमीर खुसरो। ये प्रश्न कई बार आया है, KVS में आया है, DSSB में आया है, UP TGT 2001 और PGT 2002 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अमीर खुसरो जो हैं यही क्या किए हैं कि आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना किया है। अमीर खुसरो का अगर वास्तविक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? अबुल हसन। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो की जो अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? पता नहीं कहाँ चला गया मेरे PDF। तो विद्यापति जो है कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। दो लोगों के दरबारी कवि थे। किसके? शिव सिंह के भी थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। और ये कहाँ के थे? तिरहुत के राजा थे, इनके दरबारी कवि थे। और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम हरिप्रसाद था। हमें हरिहर बार बार आता है, पंडित हरिप्रसाद। इनके गुरु का नाम हरिप्रसाद था, पंडित हरिप्रसाद इनके गुरु का नाम था। और ये बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। तो ये भी ध्यान देना है, कहाँ के थे? दरभंगा जिले के और विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये जो है ये किस भाषा में था? अवहट में। दो रचनाएं थी इनकी ना, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, इनकी दो रचनाएं थी। तो कीर्तिलता में किसका था? तो कीर्ति सिंह का था। और कीर्तिपताका जो था उसमें शिव सिंह का वर्णन किया गया था उनके। और इनके जो संस्कृत में रचनाएं थी, शैव सर्वस्व था, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली, इतनी इनकी संस्कृत में थी। जो पदावली थी इसके लिए इन्हें क्या कहा गया था? पदावली विद्यापति का था ना, पदावली एक रचना थी, इनके लिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया था, पदावली के लिए कहा था। अब विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण भी क्या रहा था? क्या था? ये पदावली ही था। विद्यापति के प्रसिद्धि का कारण भी पदावली ही था। बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा था? जातीय कवि कहा था ना, बच्चन सिंह जातीय। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभय निष्ठ है? बताना है। शरहपाद, चरपटीनाथ, मच्छेंद्रनाथ या कन्हैया। तो कौन सा उभय निष्ठ है? सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभय निष्ठ कौन से हैं? तो ये शरहपाद हैं। शरहपाद या शरहपा ये सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभय निष्ठ हैं। और ये भी DSSB में आया हुआ प्रश्न है। तो ये उभयनिष्ठ हैं शरहपाद। और इनके जो इन्होंने शरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने। सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ये शरहपाद के कितने ग्रंथ मिलते हैं? 32। शरहपाद के 32 ग्रंथ मिलते हैं।
और इसमें से दोहा कोश जो है ना वो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना खुमान रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो। तो आल्हा खंड से कौन सा प्रसिद्ध है? परमाल रासो। ये किसका है परमाल रासो? ये जगनिक का है। और परमाल रासो आल्हा खंड उदल, आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड का सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रवरदाई किस राजा के कवि थे? चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी के थे। तो ये बिहारी लाल कहाँ के थे? तो जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में थे। और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो शुक्ल जी का यह कथन का आशय क्या है? अगर ये पूछता कि किसका कथन है तो कथन तो थोड़ा आसान हो गया है, याद है शुक्ल जी का ही है। तो विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना, इसका अर्थ बताना है। विद्यापति के पदों को और गीत गोविंद में भाव शामिल नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगारिक के ही हैं। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा। क्या है? विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही डैश डैश भरना इसमें क्या कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन से रिक्त की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है। चौपाई या दोहा। तो पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे क्या कहने से? तो वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। दोहा या दूहा कहने से। शुक्ल जी ने दोहा या दूहा शुक्ल जी ने, ये कथन ही पूरा शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। तो वूलर हैं कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद या गौरी शंकर हीराचंद। तो वूलर हैं, इनको ही पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक यही मानते हैं। इनको, ये कश्मीर के थे और इन्हें पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ मिला था। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? वडरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरबेल या परमात्म प्रकाश। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी की कृति कौन सी है? तो ये राउरबेल है। और हिंदी में नखशिख वर्णन का श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। अगर पूछे कि हिंदी में नखशिख श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से है, तो ये राउरबेल से है। और इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राउरबेल में कितने? तो 7 बोलियों के पद मिलते हैं। इसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। 7 बोलियों के पद मिलते हैं इसमें, और 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, और जिनमें जो है राजस्थानी जो है ये प्रधान है। राउरबेल क्या है? तो राउरबेल एक शिलांकित है। राउरबेल
शिलांकित रचना है। और इसके रचयिता कौन है? राउरबेल के रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि। कौन है? राउरबेल रोड़ा कवि। राउरबेल रोड़ा कवि ने लिखा है। और ये वर्ण रत्नाकर किसका है? वर्ण रत्नाकर तो ये मैथिली में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर है और मैथिली में रचित है ये ग्रंथ जो है मैथिली में। हिंदी में प्रथम मैथिली में रचित है ये वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का प्रथम ग्रंथ है। ढांचा कैसा है इसका? ढांचा अगर पूछे तो वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्व कोशात्मक है। कैसा है? तो विश्व कोशात्मक। ढांचा कैसा है? विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना कौन से हैं? तो गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा। तो उक्ति व्यक्ति दामोदर शर्मा का है। किसका है? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति दामोदर शर्मा का है। और कब लिखा गया था? तो 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में के आसपास लिखा गया था। और परमात्म प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसकी है? तो ये परमात्म प्रकाश जो है जो इंदु की है। जो इंदु की परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। इसे सुमेलित करना है तो विशल देव रासो किसका है? विशल देव रासो नरपति का है। विशल देव नरपति का है। खालिक बारी किसका है? खालिक बारी को अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो ने खालिक बारी को लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली किसका है? तो ये शालिभद्र सूरी ने लिखा है भारतेश्वर बाहुबली। दोहा कोश किसका है? तो शरपात का है। तो मिल गया। तो विशल देव रासो ये नरपतनाल का है। खालिक बारी ये अमीर खुसरो का है। बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी का है। और दोहा कोश किसका है? तो ये शरपात का है। तर्क वाले प्रश्न है। स्थापना है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। और तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो ए गलत आर सही, ए और दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए सही आर गलत। तो ये परिवर्तन नहीं होता नहीं रहेगा, परिवर्तन होता है। क्योंकि शुक्ल जी क्या कहे हैं? जनता की चित्तवृत्ति का परिवर्तन स्थापना में जो दी गई है ये तर्क सही नहीं है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। सही है, यहाँ नहीं रहेगा, होता है परिवर्तन, तब ये सही रहता। और क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। मतलब ए सही नहीं है, ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। क्या नाम है? गोरखनाथ के साधना पद्धति का नाम क्या है? ब्रजयानी साधना, हठयोग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग साधना है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हठयोग साधना। हठ योगियों की सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ है ना, तो ह में ह का अर्थ क्या होगा? सूर्य होगा। ह का अर्थ हो जाएगा सूर्य और ठ का अर्थ हो जाएगा चंद्र। तो हठ सूर्य चंद्र, तो ह का अर्थ हो जाएगा सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। और गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना ही जाता है। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। नाथ पंथ, अगर नाथ संप्रदाय पूछे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक अगर पूछे तो हम मच्छिंद्रनाथ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ गोरखनाथ जो थे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ हैं।
नाथ पंथ। नाथ पंथ के आरंभकर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्सूरी, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राम सिंह है। पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। और आदिकालीन कवि ये राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। तो प्रश्न बनता है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? तो यही राम सिंह है। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 में मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? कल्लूलाल, लल्लूलाल की कल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है। किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। तो ये जो अमीर खुसरो हैं ये आदिकालीन लेखक हैं और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। वास्तविक नाम इनका अबुल हसन था अमीर खुसरो का। खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं अमीर खुसरो। पहेलियाँ मुकरियाँ इनके लिखने के लिए प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। देसिल बैना दोबारा आ गया है। सब जन मिठा तब देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार कौन सा है? थोड़ा सा बदल दिया है प्रश्न। ये भी यूजीसी नेट में आया है, यूकेपीसीएस में आया है, DSSB PGT में आया हुआ प्रश्न है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विद्यापति का है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहु अट्ठा। अगर ये आ जाए तभी विद्यापति को मानेंगे। अगर ये रचनाकार मिठास, देसी भाषा की मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार तो ये भी विद्यापति ही हैं। और तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। शैव संप्रदाय के कवि थे। और कीर्तिलता, कीर्तिपता का और पदावली ये प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ट में है, यानी कीर्तिलता और कीर्तिपता का ये अवहट्ट में है। पदावली इनकी मैथिली भाषा में है और पदावली विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार रहा है। ये हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति महाकाव्य है, खंड काव्य है, सुभाषित संग्रह है या एकार्थ काव्य है? तो सारंगधर पद्धति ये सुभाषित संग्रह है। कैसा है? सुभाषित संग्रह है ये। और लिखा किसने है? तो सारंगधर पद्धति को सारंगधर ने लिखा है। और ये जो इसमें क्या है सारंगधर पद्धति में, तो बहुत से साबर मंत्रों और भाषा चित्र काव्य इसमें दिए गए हैं। किसमें? सारंगधर पद्धति में, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। और ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार भी रहे हैं सारंगधर। तो सारंगधर ने सारंगधर पद्धति लिखा था। और सारंगधर पद्धति की किस विधा की है? तो सुभाषित संग्रह। अगर पूछे किसने लिखा है सारंगधर पद्धति, तो सारंगधर ने लिखा है। और किस विधा की रचना अगर पूछे तो सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। इसका अगला भाग 129 है ना, 130 से कल करेंगे। जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार।